तो हम लोग थे यूनिट 3 पे। यूनिट 3 के ना ये 2 केस स्टडीज़ बाकी है, वो देख लेते हैं आज। सबसे पहला विवेंडी है, एक ये कंपनी है। ओके, ओरिजिनली जब 1853 में शुरू हुई थी तो इसका नाम CGE था। इसका काम क्या था भाई, वाटर के रिलेटेड सर्विसेज देती थी, बेसिकली वाटर सप्लाई करती थी ये। 1953 में CGE करके कंपनी थी। ओके, फिर धीरे धीरे इसने डाइवर्सिफाई किया, वेस्ट मैनेजमेंट में गई, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, मीडिया, और फिर बाद में इसने ना मीडिया को पकड़ लिया। इसने चाहा कि भाई मीडिया का सबसे बड़ा जाइंट बन जाऊँ मैं। 1997 में CGE ने अपने आप को विवेंडी के तौर पर रीनेम कर लिया। इसने मार्को टेलीकॉम, हैवेस, कैंडिड सॉफ्टवेयर, ग्रुपो, नेट होल्ड, डिजिटल टीवी चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स को इसने एक्वायर किया 1997 से 2000 के बीच में। और इसने काफ़ी रैपिड एक्सपेंशन किया, स्पेशली अपने कोर फील्ड को छोड़ दिया इसने। जो इसका वाटर सप्लाई का काम था, वेस्ट मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड चीज़ थी, उसको इसने छोड़ के ये पूरी तरह से किस में आ गया, मीडिया वाली चीज़ों में आ गया। उसका 2000 में इसने ग्रुप ई कैनल, सीक्राम्स, इन सब को एक्वायर किया। MP3 एक्वायर किया, मतलब इतनी सारी कंपनियों को इसने एक्वायर किया। ये पूरी तरह से मीडिया और एंटरटेनमेंट और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में आ गया था। पर 2002 में इसके रैपिड एक्सपेंशन की पॉलिसी की वजह से और इसके CEO की वजह से उसने एम्बेजलमेंट करी थी। 23.3 बिलियन डॉलर्स का यूरोस का लॉस हुआ इनको, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंपनी को सफ़र करना पड़ा। उस टाइम का जो CEO था जीन मैरी, इसको इसने क्योंकि इस वक्त लॉस हुआ था, उस टाइम तक तो पता नहीं था कि कंपनी में इसकी वजह से लॉस हुआ है, ये इसने जानबूझ के किया है। तो उस टाइम पे रेगुलेटर्स ने, सब एक्सपर्ट्स ने इसको भगा दिया और उसको रिप्लेस किया जीन रीनी ने। ठीक है, 2011 में देखा कि ये जो पुराना CEO था जीन मैरी, इसने जो है 20 मिलियन डॉलर के करीब का वो किया, झोल कर रखा है। कंपनी से इसने चोरी करी थी, बट इसको कंपनसेशन में मिल गया था। सॉरी, 20 मिलियन डॉलर का कंपनसेशन मिल गया था, बट इसने कंपनी से चोरी भी की थी। वो जो लॉस था 23 बिलियन यूरोस का, उसमें कुछ हिस्सा इसका भी था। हुआ क्या, फेल क्यों हुई थी ये कंपनी? सबसे पहले कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन अपना ख़राब कर लिया। मतलब जो इसका कोर बिजनेस था पानी का था, वाटर रिलेटेड सर्विसेज थी इसकी, पर इसने छोड़ के कहाँ चला गया, मीडिया में चला गया, टेलीकॉम सेक्शन में चला गया, या वहाँ चला गया। इसके वजह से इसका कोर फील्ड छूट गया, फिर ये लॉस में जाने लग गई। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में गड़बड़ थी इसकी, रिजर्व्स को इन्फ्लेट करके दिखाता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इतने अच्छे नहीं थे, वो CEO को ओवर पावर नहीं कर पाते थे। ऑडिट कमेटी ने अच्छे से काम नहीं किया। जो मैंने पहले भी कहा था, जो CEO है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सुनता नहीं था, वो सिर्फ अपने अकॉर्डिंग करता था, जिसकी वजह से लॉस हो गया। फिर 2006 में रिकवर करने के लिए जो विंडी है उसको अपने एंटरटेनमेंट का स्टेक जो है वो 80% स्टेक जो है वो NBC यूनिवर्सल्स को बेचना पड़ा। और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से उसने 50 मिलियन डॉलर्स का पेनल्टी फेस किया। देखो कैसे कैसे सीन हुआ था, मैंने टाइमलाइन बना दिया पेपर में ना, ऐसे करके लिख सकते हैं। 2000 में उसने श्री सीक्रैम्स एंटरटेनमेंट को अक्वायर किया था, यूनिवर्सल स्टूडियोज़ को अक्वायर किया था। ठीक है, 2001 में कैनल ग्रुप को अक्वायर किया, और उसकी वजह से उसने विवेंडी यूनिवर्सल बना लिया था। 2002 में उसने 23 बिलियन यूरोस का लॉस रिपोर्ट किया। इसकी वजह से उसको काफ़ी सारे असेट्स बेचने पड़े, डिविजन्स बेचने पड़े। 80% स्टेक उसको बेचना पड़ा यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में। GE को, जनरल इलेक्ट्रिक बहुत फेमस कंपनी है, GE को सेल करना पड़ा। फिर 2006 में उसने काफ़ी सारे असेट्स बेचे, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में ऑलमोस्ट उसका ख़त्म हो गया था। और क्योंकि उसको इतने सारे असेट्स बेचने पड़े, उसके ट्रेड वॉल्यूम कम हो गए, तो डीलिस्ट हो गई। फिर ऐसे करके उसने काफ़ी कुछ चीज़ें इम्प्रूव करी। फिर उसके बाद 2011 में इसने वोडाफोन जो है अपने पास, उसकी 44% कंपनी में स्टेक ले लिया। फिर उसने 2013 में अपने स्टेक सेल कर दिए मार्कआउट टेलीकॉम में।
ऐसे ही करके मतलब टोटल इसने काफ़ी सारे बाई सेल किए। टेलीकॉम कंपनी थी ये, टेलीकॉम और टेलीकॉम सेक्टर की टॉप की कंपनीज में से कुछ बन गई थी, बट इसके सीईओ की बेवकूफ़ी की वजह से इसको 23 बिलियन यूरो का लॉस झेलना पड़ा। पेनल्टीज हुई, पर फिर भी सीईओ तो बच गया। उसने $20 बिलियन का ऊपर से, क्योंकि उसको कंपनी से भगाया था, तो कंपनसेशन भी ले लिया। ठीक है, अगला ये सबसे मेन लगता है मेरे को यार, लेमन ब्रदर्स। इसका क्या सीन है भाई, ये एक ना बैंक है, ठीक है, और ये छोटा मोटा बैंक नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा बैंक था ये उस टाइम का। देखो इनिशियली ये 80-50s में फाइंड हुआ था। ये करते क्या थे, ड्राई गुड स्टोर, मतलब जो नॉर्मल हम लोग के रेगुलर यूज़ वाले गुड्स हैं उसको बेचते हैं, जैसे टबैको हो गया, क्लोथ्स हो गया, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हो गया, ऐसी चीज़ें बेच रहे थे वो। ठीक है, ठीक है। देखो ये शुरू हुआ था 80-50s में, 2000 तक ये चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया था वर्ल्ड का। ठीक है, देखो इसका क्या क्या सीन था, देख लेते हैं एक बार। कहाँ क्या, सबसे पहले लेमन ब्रदर जो है, मैंने बताया 1850 के आसपास माना जाता है कि ये शुरू हुआ था, माना गया था ये शुरू हुआ था। हेनरी लेमन ने इसको शुरू किया था, जो कि जर्मनी का इमिग्रेंट था। ठीक, और इसके बाद में दोनों भाइयों ने, एमिल और मेयर, इसने ज्वाइन कर लिया था। ये लोग इनिशियली ड्राई गुड्स में डील कर रहे थे। मैंने बताया ड्राई गुड्स क्या होते हैं, कपड़े हो गए, टोबैको वाली चीज़ें हो गई, बेसिकली जो हम रोज़ के लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक, 1858 में लेमन ब्रदर ने अपना काम जो है, उन लोगों ने शिफ्ट करने की सोची। उन लोगों ने कॉमोडिटी ट्रेडिंग स्टार्ट की। कॉमोडिटी ट्रेडिंग्स होती है, ठीक है, इन्होंने कॉटन वगैरह में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, इन सब में डील करना शुरू किया। फिर कुछ सालों तक वो लोग इसी में रहे, और धीरे धीरे उन लोगों ने शिफ्ट करना शुरू किया फाइनेंशियल सर्विसेज में। 1870 में क्या हुआ, इन लोगों ने अपना एक इस ऑफिशियली वो बना लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना लिया खुद को, और न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गए। और ये 1870 के आसपास ये लोग ऑफिशियली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाली दुनिया में एंटर हो चुके थे। इन लोगों ने इनिशियली सेफ्टी, बाहर कोई भी अपना फाइनेंशियल करियर शुरू करता है तो पहले सेफ चीज़ों से करता है। जैसे इन लोगों ने म्यूनसिपल बॉन्ड्स, जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट शुरू करते हैं वैसे बॉन्ड्स, ऐसी सब चीज़ों के साथ शुरू किया। 1920s में क्या हुआ, ये क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी ठीक से काम किया, तो ये एक वेल एस्टेब्लिश इन्वेस्टमेंट बैंक बन गए। स्टॉक, बॉन्ड, इन सब पे ध्यान दिया। जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में, उनको सब बैंक को फ़र्क पड़ा, इकोनॉमी खुद अनस्टेबल थी, बट ये लोगों को ही फ़र्क पड़ा, बट बाकियों के मुकाबले कम पड़ा। और इन लोगों की अंदर खासियत ये थी कि ये लोग, देखो अब ये भी ट्रांजिट होके आए थे, कहाँ पे लोग ड्राई गुड्स बेच रहे थे, वहाँ से इन्वेस्टमेंट बैंक बन गए, इतनी बड़ी बात थी। तो इन लोग अडेप्ट कर पाए चीज़ों को। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इकोनॉमी में, जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई तो इकोनॉमी थोड़ा रिकवर होने लग गई, सारी दुनिया की इकोनॉमी रिकवर हो रही थी। तो काफ़ी सारे डील्स, मतलब बेसिकली इकोनॉमी को रिकवर होने के लिए भाई पैसे चाहिए। पैसे बैंक्स के थ्रू आते हैं, तो बैंक्स का अच्छा खासा रोल फिर प्ले होने लग गया, बैंक सही चल रहे थे। ठीक है, 1980s के आसपास ये वर्ल्ड की थर्ड फोर्थ लार्जेस्ट बैंक बन गया था। फिर 90s से लेके 20s तक की, क्योंकि अब इनको और ज़्यादा वो करना था, डाइवर्सिफाई करना था और टॉप में आना था, तो इन लोगों ने मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़, मतलब कि गिरवी वगैरह वाली चीज़ों में करने लग गए। कोलेट्रल डेट ऑब्लिगेशन, ऐसे डेट्स इशू करने लग गए जिसके अगेंस्ट कोलेट्रल मिलता था। मतलब कोई कंपनी आएगी, मेरे को बोलेगी भाई ये मेरा घर है, ये रख लो, ये मेरा एसेट से रख लो, इसके अगेंस्ट मेरे को डेट दे दो। ठीक, तो ये सब चल रहा था। 1994 में इन लोगों ने आईपीओ भी लाया, जिसकी मदद से इन लोगों ने अच्छा खासा आईपीओ, मतलब पैसे रेज कर लिए। और जैसे जैसे ये लोग बड़े हो रहे थे, ये लोग अपने जो है, जो इन्वेस्टमेंट थे वो रिस्क वाले फैक्टर्स में, मतलब रिस्क वाले एरिया में ज़्यादा कर रहे थे। यार जहाँ रिस्क होता है वहाँ पैसे होते हैं, वही सीन था। तो ये लोग ज़्यादा रिस्क वाली चीज़ों में घुस रहे थे।
तो फिर यही सब चल रहा था अभी तक। फिर क्या हुआ, 2006-07 में यूएस की इकोनॉमी और स्पेशली हाउसिंग मार्केट पूरा गिरने लग गया। और क्योंकि इन लोगों ने मॉर्गेज बेस्ड एसेट्स बैकड अप से लोन दिए थे, तो जो एसेट्स की वैल्यू थी 2004 में, मान लो इंडिया में बात करता हूँ, 1 करोड़ थी, तो उसको 2006-07 में क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट ही कोलैप्स हो गया, तो 1 करोड़ की वैल्यू सिर्फ 40,000 हो गई, 30,000 हो गई, या 30 लाख हो गई, सॉरी 1000 कम हो जाएगा, 30 लाख हो गई, 20 लाख हो गई। तो इसकी वजह से जो इनके लोन्स थे वो रिकवर तो कर नहीं पाए, क्योंकि वो लोग, पहली बात तो पूरा मार्केट डाउन जा रहा है। दूसरी बात, जब वो रिकवर करने जा रहे थे तो उनके पास ऑप्शन था कि वो असेट सेल कर दे, पर क्योंकि मार्केट पूरा गिर चुका था, स्पेशली हाउसिंग मार्केट गिर चुका था, तो जो 1 करोड़ की चीज़ थी अब सिर्फ 20 लाख में बिक रही थी, 30 लाख में बिक रही थी, या इनिशियली चलो 70 लाख में बिक रही थी। तो उस टाइम पे इन लोगों ने सोचा कि यार नहीं, मार्केट इकोनॉमी तो ऐसे ही ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि इतनी पुरानी कंपनी है, 150-200 साल से हम लोग हैं, हमने देखा है सब कुछ। तो इन लोगों ने इनिशियली बेचा नहीं। इन लोगों ने सोचा कोई बात नहीं, रखते हैं, कितना ही मार्केट नीचे जाएगा। बट इस बार मार्केट बहुत ख़तरनाक नीचे चला गया, और उसकी वजह से ये लोग जो है बहुत बुरी तरह से लॉस में जाने लग गए। इनका शेयर प्राइस गिर गया। एनालिस्ट वगैरह ने इनको बोला कि सेल कर दो। फिर एट द एंड ऑफ द शो, जब पूरी तरह से मार्केट गिर चुका था, तब इनके पास कुछ नहीं था। इनके पास बेसिकली कुछ दिन के ऑपरेशंस के पैसे नहीं थे, पूरी की पूरी लिक्विडिटी की जाए हो गई थी। तो 2008 में इन लोगों ने लिक्विडिटी क्राइसिस आया, तो 2008 के सितंबर में इन लोगों ने बोला कि अब तो संभाल नहीं पाएंगे हम। तो चैप्टर 11 बैंकरप्सी, मतलब बेसिकली बैंकरप्सी में इन लोगों ने फाइल कर दिया, और 600 बिलियन डॉलर की बैंकरप्सी थी ये यूएस की हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैंकरप्सी मानी जाती है। ठीक है। और जो 2008 के आसपास जो वो आया था, डिप्रेशन आया था, उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न इसको भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बैंक थी। ठीक है। और क्योंकि अब इतना सब कुछ हो गया था, तो गवर्नमेंट ने सबक लिया कि भाई हमें चीज़ें ठीक करनी चाहिए। तो इन लोगों ने वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म लाया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया, इन सब चीज़ों के साथ सब कुछ मिक्स करके लाया। ठीक। और उससे हमें ये सबक मिला कि भाई मॉर्गेज बेस्ड अच्छी चीज़ है, ऑब्वियसली बात है, मॉर्गेज इज़ अ गुड थिंग, बट हर चीज़ एक उसमें होना चाहिए कि रेशियो में होना चाहिए। अगर कल को मार्केट गिरता भी है तो वी हैव बैकअप, कि हमारे पास कैश है, हमारे पास अदर सोर्सेस है। और ये क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर का कोलैप्स था, तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए भी, और ओवरऑल वर्ल्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बाकी इसमें 2-3 कमिटीज़ के बारे में और बचा है, वो मैं अभी डाल दूँगा थोड़ी देर में।